हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो हम बात कर रहे थे ईवीएस पर। ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे ईवीएस में। आज जो है प्रैक्टिस सेट 5वां है। डेली ईवीएस के प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम तक आते रहेंगे इसी तरह, और आपको इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने और अच्छे से समझना है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको यहाँ पे अगर 25 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं, अगर इसमें से 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें से आपको 10 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे देखने को। कहीं न कहीं पेपर में आपको 10 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और इसी तरह चैनल पर लगातार बने रहिए। ठीक है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा। आपको मैं बता दूं कि सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं और मैं यहीं से क्वेश्चन जो है आपके फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ सीटेट में ही नहीं बल्कि ये क्वेश्चन आपके सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट और एमपी टेट, रीट, बिहार टेट और अदर स्टेट के जितने भी टेट हैं, इन सब में बनने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब पहला क्वेश्चन है आपका, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे गए कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। यानी मान लीजिए हमने कोई पहला काम किया है, पहले हमने कोई काम कर लिया, अब हम कोई दूसरा नया काम कर रहे हैं, तो उसमें जो मैंने पहला वाला काम किया उसमें अब के काम में जो है वो हमें रुकावट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें स्थानांतरण अधिगम क्या होगा बताइए? शून्य होगा, सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, शून्य होगा या प्राथमिक होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर कोई भी कार्य, पहला कार्य दूसरे कार्य पर बाधा डाल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? नकारात्मक। ये निगेटिव क्या करता है? निगेटिव ट्रांसफ़र करता है, नकारात्मक कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था है? अवस्था नहीं है। अब नहीं पे हमें मार्क कर लेना है। आप जब भी पेपर देंगे तो आप जहाँ पर भी नहीं देखेंगे वहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। इससे आपको याद रहेगा कि आपको किस बेस पे आंसर करना है। आपका सबसे पहला यही होना चाहिए ध्यान कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, फिर जाके ऑप्शन को। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया फिर आपका ऑप्शन गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देना है क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, क्वेश्चन है, फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है, मुखावस्था है, गुप्तावस्था है, गुदावस्था है, लेकिन फ्रायड ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं दिया। तो अब ये बात हुई कि फ्रायड ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं दिया, तो किसने दिया? ये दिया है आपके, किसने? पियाजे ने। किसने? पियाजे ने दिया है। ठीक है, पियाजे या इसी को पियाजे बोलते हैं। ठीक है, पियाजे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है? सबसे ज़्यादा प्रभावी होने वाली कौन सी अनुसूची है? चर अनुपात। ठीक है, वेरिएबल रेशियो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। सतत पुनर्बलन नहीं, स्थिर अंतराल नहीं, स्थिर अनुपात नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? चर अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती, यह तथ्य है कि मछली उड़ नहीं सकती। ठीक है, और उल्लू तैरना नहीं सीख सकता, यह निहितार्थ है।
मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैर नहीं सकता, यह सच है। ठीक है, किस बेस पर? अधिगम पर जैविक जीवों का प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन क्या है? अधिगम पर जीवों का प्रभाव, यही निहितार्थ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेपिंग की संकल्पना दी गई है। शेपिंग की संकल्पना किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? शेपिंग की संकल्पना किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? ये दिया है स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? अब नहीं में फिर से मार्क कर लीजिए। आंसर हो जाएगा एंडोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी इनका नहीं है, मेसोमॉर्फी भी इनका नहीं है, एक्टोमॉर्फी भी नहीं है, एस्थोमॉर्फी। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है? अब मैं ही भूल गई। क्वेश्चन है कि नहीं पूछा है ना, इसमें नहीं क्वेश्चन। एंडोमॉर्फी शेल्डन की है, मेसोमॉर्फी शेल्डन की है, एक्टोमॉर्फी भी शेल्डन की है। नहीं है तो क्या इसमें नहीं है? तो ये है आपका एस्थोमॉर्फी। एस्थोमॉर्फी किसकी नहीं है? शेल्डन की नहीं है। एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी ये किसका है? शेल्डन का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? फिर से नहीं क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है? साक्षात्कार। साक्षात्कार व्यक्तित्व मापन का नहीं है। ठीक है, विधि नहीं है। इसमें मनोविश्लेषणात्मक विधि कौन सी है व्यक्तित्व मापन की? तो मुक्त साहचर्य है, शब्द साहचर्य है, स्वप्न विश्लेषण है। इन तीनों से व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है, लेकिन साक्षात्कार नहीं। ठीक है, साक्षात्कार से नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है, यह पियाजे ने कहा। तो किसको कहा? संरक्षण, केंद्रीकरण या क्रमबद्धता या अनुकूलन? आंसर होगा केंद्रीकरण। क्या हो जाएगा? सेंट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्वलीनता युक्त बालक की शिक्षण की एक विधि है? स्वलीनता युक्त बालक की शिक्षण विधि PECS है। क्या है? PECS। आंसर क्या हो जाएगा? A। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग होता है? प्राथमिक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग किसे कहते हैं? तो प्रशंसा, एक बिस्किट या बहुत अच्छा कहना। हम सबसे पहले क्या करते हैं? बच्चे को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा। क्यों? ये एक प्राथमिक पुनर्बलन है। जब कोई बच्चे को आप काम देते हो, ठीक है, आपने कोई आंसर की क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर दे दिया, तो आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा है। आप तुरंत उसे मोटिवेट करते हैं बहुत अच्छा कहकर। ठीक है, तो ये क्या है? बच्चे का सबसे प्राथमिक क्या है? पुनर्बलन है। उसके बाद ही आप प्रशंसा करेंगे, या प्रशंसा आप तो या तो उसके सामने कर सकते, उससे डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी और अन्य व्यक्ति से आप जाकर प्रशंसा करेंगे उस बच्चे के लिए। लेकिन यहीं पे अगर बच्चे को बहुत अच्छा शाबाश कहना है तो ये आप डायरेक्ट बच्चे को ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया एक प्रकार है कैसा? डिस्ग्राफिया में क्या होता है? चलन अक्षमता के कारण नहीं, दृष्टि दोष नहीं, मानसिक मंदता ये भी नहीं है। डिस्ग्राफिया संबंधित है अधिगम अक्षमता से। अधिगम अक्षमता, डिस्ग्राफिया यानी लिखने की अक्षमता। लिखने की अक्षमता
बच्चा क्या करता है, लिखने में गलती करता है, लिखने की अक्षमता में डिस्ग्राफिया का क्या होता है, दोष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया? सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया था। सबसे पहले पियाजे ने दिया था, उसके बाद ही कोहलबर्ग ने दिया था। यहाँ पे पूछा है कि सबसे पहले दिया किसने, तो पियाजे ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है। वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है संवेदी गामक से, पूर्व संक्रियात्मक के दौरान या मूर्त संक्रियात्मक के दौरान। तो आंसर क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक के अवस्था के दौरान। ठीक है, क्या होता है, वर्ग समूहन। इस एज में क्या करता है बच्चा, मूर्त संक्रियात्मक जो बच्चा होता है, जो बाल्यावस्था का बच्चा होता है, 7 से 11 वर्ष के बीच वाला जो बच्चा होता है, क्या करता है, उसका समूह बनने लगता है, वर्ग समूह, वह समूह में रहने लगता है। ठीक है, चलिए समूह यानी फ्रेंड्स ग्रुप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया? रेखा की माँ ने पेड़ से सोने से मना किया, तो ये कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण। देखिए इसमें कमी की भी बात हुई है। ठीक है, कमी की भी बात हुई है, तो आप कमी पर ना जाकर किस पर जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता पर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं? ठीक है, तो ये है आपका समंजन। समंजन में ही एकोमोडेशन में बच्चा क्या करता है, या तो संशोधन करता है या फिर उन्हीं में कुछ नया निर्माण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? आप पर्यावरण के ईवीएस के टीचर हैं, तो आप सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देंगे? आप देंगे प्रयोगों और उदाहरणों पर। बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रयोग और उदाहरण के माध्यम से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी जी ने जिस दांडी यात्रा का समुद्र तट अपनी प्रसिद्ध यात्रा, यानी बोला है कि जब महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू किया था, वह प्रसिद्ध स्थल किस समुद्र के तट के किनारे किस राज्य में है? ठीक है, ये है आपका गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य के समुद्र तट के किनारे दांडी यात्रा इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का कौन सा तथ्य आधारित है? पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का होना इस तथ्य पर आधारित है, किस तथ्य पर? क्योंकि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। पृथ्वी का अक्ष क्या है, झुका हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही समूह क्या है? जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैजा, पेचिस, पोलियो और टाइफाइड, ये किससे होते हैं? जल प्रदूषण से। अब यहाँ पे देख लीजिए, हैजा पीले टाइफाइड है लेकिन निमोनिया नहीं है। यहाँ पे इनीमिया है, निमोनिया नहीं। इनीमिया भी नहीं है, स्कर्वी भी नहीं है, वात स्फीति टाइफाइड। ठीक है, हैजा पीले स्कर्वी ये नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला हैजा, पेचिस, पोलियो और टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से नहीं की बात हुई है, यानी नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव आंसर।
वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। वन मृदा अपरदन से बचाते हैं, ठीक है, बचाते हैं, सही बात है। वन में पादप व जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, सही बात है। वन में पादप व जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं। नहीं की बात कर दिया, तुरंत गलत कर दीजिए। अगर क्वेश्चन में नहीं की बात हुई है और ऑप्शन में भी नहीं की बात हो रही तो आप वहीं पे उसे टिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करता है, ना कि नहीं करता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित या लागू हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? बायोडीजल के लिए सोयाबीन, रतनजोत, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, रतनजोत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव और पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। अब इस क्वेश्चन का ही मैं बात की थी उस दिन वीडियो में। फुल वीडियो में इस क्वेश्चन पर टॉपिक है स्वस्थाने और बाह्यस्थाने। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सीटेट यूपीटेट करके आपको ईवीएस का थ्योरी के नाम से मिल जाएगा फुल प्लेलिस्ट। उसमें सारी क्लासेस फुल होती है थ्योरी वाइज, तो वहाँ पर आप देखेंगे टॉपिक वाइज क्लासेस हुई हैं। अभी कल ही क्लास ये करवाई गई स्वस्थाने और बाह्यस्थाने। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर देखिए। आप अगर वो देख लेंगे तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसी क्वेश्चन पे मैंने बोला था कि सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या है, सीटेट में आ चुका है और इस पर हमने फुल वीडियो बनाकर आपको दे दिया है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्लासेस करिए और समझिए उसे और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्वस्थाने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन आपका, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जाने जाती है? तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में उसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को असम में दिहांग के नाम से जानते हैं, असम में दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये था आज का 25 ईवीएस का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और एक बात बता दें कि चैनल पर आप लगातार बने रहिए। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ही मिलेंगे। कोई क्वेश्चन इधर उधर का नहीं होगा। सारे क्वेश्चन आपके ईवीएस से रिलेटेड है। सब के सब ईवीएस में आ चुके हैं, जितने भी आज मैंने 25 क्वेश्चन करवाएं, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लगातार ऐसे ही क्लासेस करते रहे, एग्ज़ाम तक आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।